अपनी तरफ से तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी विद्वजनों का पांडिचेरी विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के सभागार में स्वागत करता हूं। आज हम सभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की भाषा पत्रिका एवं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि इस परिसंवाद के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर डॉक्टर तरनिकर सु और मंचासीन सभी विद्वजन आएँ और दीप प्रज्वलन। मंचासीन सभी विद्वजनों का अतिथियों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू हमारे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर तरनिकर सर को पुष्प और स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। नमस्कार, आप सबका इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद में हार्दिक स्वागत है। और इस उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाने हमारे माननीय आचार्य के तरनिकर सु जी, निदेशक SEI एंड RR पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आज हमारे माननीय कुलपति महोदय जो दिल्ली प्रवास गए हैं उनके स्थान पर सर हैं, आज हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कार्यक्रम की व्यस्तता में मैं स्वयं पहुंच नहीं पाया, सूचना मात्र से सर हमारे बीच में उपस्थित है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनके प्रति नतमस्तक हूं। और दूसरे, इस परिसंवाद का आप सब जानते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ही ये परिसंवाद का आयोजन कर रहा है। हम चूँकि पांडिचेरी में ये आयोजन करना था और हमारे यहाँ करना था, तभी हम लोग इसमें प्रतिभागी और संयोजक के रूप में हम जुड़े हैं। तो पूरा इसका श्रेय जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय और भाषा पत्रिका को। और भाषा पत्रिका की संपादक और सहायक निदेशक भाषा केंद्रीय हिंदी निदेशालय डॉक्टर अनुपम माथुर जी तो संयोजिका है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस अवसर पर। और कारणवश डॉक्टर जी वासंती हमारी अधिष्ठाता मैडम अभी उपस्थित नहीं हो पाई है, उनका भी परोक्ष रूप से मैं स्वागत कर रहा हूं। और हमारे बीच वरिष्ठ विद्वान जो इस विषय की दृष्टि से, जब मैंने सोचा राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद हमें करें इस विषय पर जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषा है, इसके लिए हमारे बीच सबसे बड़े सक्षम विद्वान के रूप में मुझे तुरंत लगा राधा कृष्णन जी यहाँ होना ही चाहिए। और राधा कृष्णन जी काफ़ी वरिष्ठ आचार्य हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी इतने सक्रिय है, पूरी दुनिया को वो संस्कृत के माध्यम से पूरी ज्ञान परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। ऑनलाइन में हमेशा सक्रिय रहते, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब वे किसी को ज्ञान नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे अनुरोध को स्वीकारते हुए इतना कष्ट उठाकर चेन्नई से सर यहाँ पहुँच गए समय पर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है मैं सबकी ओर से। जैसे दोस्तों, स्वागत की परंपरा में महत्वपूर्ण वो है कि हमारे आचार्य तरनिकर सु जी, उनका मैं संक्षेप में आपको परिचय दे दूं। जैसे हमारे यहाँ जो प्रतिकुलपति के जो पद होते हैं, उनके पदनाम हमारे विश्वविद्यालय में निदेशक के रूप में हैं। तो कुलपति के बाद 2 प्रतिकुलपति स्तर के जो पद होते हैं उसमें निदेशक एक शैक्षिक होते हैं, एक सांस्कृतिक होते हैं, एक और निदेशक, फिर कुल सचिव, वैसे बाकी सारे तो हैं।
तो आचार्य तरणीकरसु जी रसायन विज्ञान के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी समय तक सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास की IIT है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वहाँ पे परियोजना के निदेशक रहे हैं काफ़ी समय के तक और हमारे विश्वविद्यालय में भी कई पदों पर वे विराजमान रहे हैं। कुल सचिव पद के भी शोभा बढ़ाए वे काफ़ी समय तक। उसके बाद निदेशक के पद पे भी रहें और स्वयं कुलपति के रूप में भी उन्होंने इतना विकास किया। जैसे विकसित भारत की जो परिकल्पना की जा रही है, तो हमारे विश्वविद्यालय का विकास का जो स्वरूप उनके समय में हुआ, काफ़ी नए आयाम जुड़ गए। पहले से जो आयाम थे उसके साथ कुछ नए आयाम जुड़ गए और अभी फ़िलहाल हमारे माननीय कुलपति पी प्रकाश बाबू जी के नेतृत्व में वैसे ही प्रगति जारी है। जो प्रगति पहले से हो रही है उसी गति में प्रगति हो रही है। और आचार्य तरणीकरसु जी अपने विषय के प्रतिष्ठित विद्वान हैं रसायन विज्ञान के। और आप देख रहे हैं हम जिस परिसंवाद की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय विकास क्या है। और हम आज विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई सारे बिंदु है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे इस परिसंवाद के ही विषय है। एक महत्वपूर्ण बिंदु वो है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाएंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हमारे यहाँ विशेषकर विश्वविद्यालयों में और प्रौद्योगिकी संस्थानों में जो भी कार्य हो रहे हैं उनको भारतीय दृष्टि से आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में 200 साल तक जब अंग्रेजों ने शासन किया तो हमारे पास पश्चिमी शिक्षा पद्धति का ज़्यादा प्रसार हुआ और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम की ओर देखते हुए काम कर रहे थे। और जिस दृष्टि से हम यदि देखा जाए 16वीं 17वीं सदी में जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, अब आप सोच लीजिए कितनी लंबी हमारी परंपरा है, किस समय हमारे यहाँ तो वो दृष्टि आ गए थे। वास्तव में हमें ज्ञान की दृष्टि से जब कई सारे वरिष्ठ विद्वान हैं तो मुझे विषय के प्रतिपादन करते हुए पूरे मतलब विषय की ओर आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन संकेत रूप में मैं यदि कहूँ, निश्चित रूप से हमारे यहाँ ज्ञान की दृष्टि से तो कई ऐसे मतलब पूर्व दृष्टियाँ रही, उसी कारण जो है हम लोग काफ़ी अग्रसर हुए हैं इस दिशा में। और विशेषकर तो आज जो परिसंवाद का उद्घाटन हो रहा है और हमारे माननीय निदेशक महोदय जी अपने अध्यक्षीय तथा उद्घाटन वक्तव्य के द्वारा हमें प्रबोधित करेंगे, तो उसमें परिसंवाद का जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। वैसे अनुपम माथुर जी संयोजिका के रूप में आपको निश्चित रूप से वो अपने विषय के बारे में तो बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो वांग्मय परंपरा, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के लिए एक पुराना जो मतलब पर्याय के रूप में आप लेते हैं, तो आप क्या लेते हैं वांग्मय शब्द को। वांग्मय परंपरा से 5000 साल से ज़्यादा पुराना हमारे पास जो वैदिक संस्कृति रही है, वेदों से लेके और उपवेद और पुराण और बाकी जो भी हैं, तो इनको हम हमारे यहाँ के जो ज्ञान परंपरा के ये मूल आधार यदि हम माने, तो उस दृष्टि से हमारे पास जो भी विद्वान हैं, जैसे आज के बीच भाषण देने वाले आचार्य राधा कृष्णन जी इस ओर हमें उन्मुख करेंगे कि कैसे हमारे पास लंबी परंपरा चल रही थी और उसका पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने उसका प्रयोग करते हुए आज वैज्ञानिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास जो हुआ है वो हुआ है। संकेत रूप में मैं दूसरी दृष्टि से यदि देखूं, चूँकि हम साहित्यिक विद्यार्थी होने के साथ साथ हम वैसे विद्यार्थी हैं भाषा के भी, भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए, और आज प्रौद्योगिकी विकास वो भी जो निश्चित रूप से भाषा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मैं कहूँ, जिस पे मैं लगातार अध्यापन करता रहता हूँ, तो उसमें भाषाओं का कंप्यूटरीय अधिगम के लिए, मतलब भाषाएं, कंप्यूटर हमारी भाषाएं सीखे, प्राकृतिक भाषा संसाधन की क्षमता मशीन की बढ़ाने की दृष्टि से देखा जाए
तो आज अलग अलग भाषाओं के लिए जो तड़प है वो तड़प संस्कृत के लिए आज से 500 साल पहले ही समाप्त हो चुके थे। कारण आपको अष्टाध्यायी में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में तो इस रूप से व्याकरण का परिष्कार किया गया था जिससे कि कंप्यूटरी अनुकूलता तभी हो चुकी थी। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी भाषाओं का कंप्यूटर में प्रयोग के लिए अनुकूलता कंप्यूटर पैदा होने से 500 साल पैदा हो चुका था। तो जैसे दूसरा संकेत मैंने दे दिया था, पृथ्वी गोल होने की बात हमारे वेदों में 5000 साल पहले है, जिसको पश्चिम ने 16वीं सदी में वो भी वहाँ पे धर्म का जो संघर्ष था, धर्म के समक्ष ये नहीं कह सकते थे, धर्म जो बात है तो वो बात ही हमें कहना था, तो नहीं तो शिरच्छेद होता था, ये सब आपको पता है। लेकिन भारतीय धर्म ऐसा नहीं रहा। तो भारतीय परंपरा में जो कुछ वेदों में बात है तो वो बात वहाँ से लेते हुए 8वीं सदी में शंकराचार्य तक बात पहुँच गई। शंकराचार्य ने जब कहा स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, उसका आशय स्पष्ट है, हर किसी के दिमाग में तो उतनी बुद्धि है, निश्चित रूप से वो सृजन कर सकता है, विकास कर सकता है। तो उस दृष्टि से आज जो हमने यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा, तो इस परिसंवाद में कई आयाम हैं। तो इतने सारे आयामों पर बात करने के लिए हमारे पास देश के कोने कोने से कई सारे विद्वान पधारे हुए हैं। तो विशेषकर हमारे पास जो विद्वान पधारे हैं तो उसमें हमारे विश्वविद्यालय के अलावा बाहर के जो विद्वान आए हैं उसमें आचार्य संजीव कुमार दुबे जी, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात से हैं, और आचार्य रालते जी निदेशक हैं यूनिवर्सल हिंदी कम्युनिकेशन सेंटर, और आचार्य पवन अग्रवाल जी यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, और मुक्तेश्वर नाथ तिवारी जी विश्व भारती शांति निकेतन से हैं, और फिल्मेका जी नेहू से हैं, और आचार्य शशिधर जी एमेरिटस प्रोफेसर जो कोचिन विश्वविद्यालय से हैं, और आचार्य राधा कृष्णन जी हमारे मंच पर हैं आज हमें बीज भाषण देने के लिए। आचार्य के धरणीधरन जी कारणवश अभी नहीं पहुंच पाए, वे आ जाएंगे, और श्री विनय ठाकुर जी ये प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और डॉक्टर पद्मावती जी पधारने वाली हैं, ये हिंदी और तमिल के बीच में काफ़ी काम किया है, PSG कृष्णम्माल कॉलेज कोयम्बतूर से, वे भी पहुंच रही है। आचार्य वी जगन्नाथ रेड्डी जी ये अन्नामलई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष हैं, वे भी शायद अभी रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे। और डॉक्टर ये राधिका जी ये ई शिक्षा की वाइस प्रेसिडेंट है, और डॉक्टर SVSSN नारायण राजू ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु के आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। इतने सारे, इनके अलावा और भी कुछ विद्वानों को आमंत्रित किया था केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, कारणवश वे नहीं पधार पाए, तो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। और समयाभाव के कारण मैं सभी विद्वानों का भले ही नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा ये कर्तव्य है कि कौन इस सभागार में उपस्थित है सबको पता चल भी जाए। हमारे यहाँ वरिष्ठ 2 संस्कृत विभाग के आचार्य हैं, जैसे अभी आचार्य एवं अध्यक्ष चक्रधर बेहरादी जी हैं, और कृष्णन जी प्रथम पंक्ति में उपस्थित है। आचार्य कृष्णन जी प्रतिष्ठित आचार्य है संस्कृत के, और ये हमारे लिए विशिष्ट गौरव की बात है। तो आचार्य राधा कृष्णन जी के वे शिष्य रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के जो प्रतिष्ठित पुस्तकालय है तो पुस्तकालय अध्यक्ष विजय कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और हमारे अंग्रेजी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और इस शहर के कई सारे प्रतिष्ठित पत्रकार भी इसी मंच में हैं। सर राजा जी यहाँ पे हैं, और विनय जी हैं, और कई सारे उनके मित्र भी आए हैं। चूँकि किसी से अभी बात नहीं हो पाई इसलिए पूरा समय उनका नाम नहीं दे पा रहा हूँ। कलकत्ता से और देश से कई प्रदेशों से, राजस्थान से, अन्य प्रदेशों से अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए विद्वान आए हैं। तो आज कारणवश हमारे ये सभागार पूरा भरा नहीं रहा, कारण संस्कृत विभाग में परीक्षाएं चल रही है, विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, वे भी हमारे साथ हैं। और यहाँ इतिहास विभाग में IKS हमारे पास पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है,
उसके भी विद्यार्थी पहुंचने वाले हैं। और हमारे यहाँ एक प्रतिष्ठित विभाग है फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का विभाग है, तो वहाँ से भी हमारे विद्यार्थी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद में जिन विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं उस ओर मैं तो संकेत देना चाह रहा था। समय भी बहुत कम है। हमारे आचार्य निदेशक महोदय जी को वैसे अभी दूसरे कार्यक्रम में भी जाना था, तो सभी के यहाँ पे वक्तव्य होने की वजह से केवल मैं जो जिन बिंदुओं पे हमारे यहाँ अभी ये परिसंवाद मतलब आगे बढ़ेगा उसका संकेत दे रहा हूँ, और दूसरा एक संक्षिप्त रूपरेखा भी बता रहा हूँ। जैसे उद्घाटन सत्र के बाद हमारे आचार्य डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी, तो उनका विशिष्ट व्याख्यान होगा अवधि के शिष्ट और लोक साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा पर। और तो उसके बाद हर दिन परिसंवाद के सत्र होंगे, हर दिन 2 बजे से परिसंवाद के सत्र होंगे। आज परिसंवाद का सत्र है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आज संवाद होगा। और उसके बाद अगला जो तकनीकी सत्र है वो लोक संस्कृति, आधुनिक माध्यम और ज्ञान के आयाम पर केंद्रित होगा, और इसकी अध्यक्षता आचार्य डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी कर रहे हैं। और इसमें वक्ता के रूप में आचार्य डॉक्टर फिल्मेका जी और आचार्य आर शशिधरन जी अपने विचार प्रकट करेंगे। आचार्य फिल्मेका जी खासी लोक संस्कृति पर और आचार्य शशिधरन जी भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी सिनेमा पर वे अपने विचार देंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रणितार्थी हरन जी जो सेंट जोसेफ्स कॉलेज, जहाँ पे हमारे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति महोदय जो अब्दुल कलाम जी ने पढ़ाई की थी, वहाँ के हिंदी विभाग के आचार्य प्रणतार्थी हरन जी पधारने वाले हैं। वे अपने प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। अवैयार विरचित आत्तिचूड़ एक दृश्य पर तमिल साहित्य, चूँकि आप तमिल प्रदेश में आए हैं देश के कोने कोने से, विशेषकर विश्व भारती मैं जानता हूँ जहाँ पे तमिल पर बहुत बड़ा काम हुआ है, तो हमें बहुत गौरव और गर्व की बात है। जितना काम उत्तर भारत में हुआ है तो उतना काम दक्षिण के विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहे, विशेषकर तमिल की दृष्टि से अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय, वो विश्व भारती ने किया है। तो अगले सत्र का निश्चित रूप से आचार्य मुक्तेश्वर नाथ तिवारी जो विश्व भारती से पधारे हैं, तो वे अगले सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस सत्र में विषय है साहित्य में भारतीय गण परंपरा प्राचीन से आधुनिक तक। जो साहित्यिक दृष्टि से, चूंकि साहित्यिक विद्यार्थी है, हम प्राचीन साहित्य से वर्तमान साहित्य तक, आधुनिक साहित्य तक दृष्टियों को लेकर इसमें विषय प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी विषयों को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, जिन जिन का विषय है उस पर भी केंद्रित नहीं कर रहा हूँ। इसमें वक्ता के रूप में हमारे साथ डॉक्टर वी पद्मावती जी, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, डॉक्टर अमृतलाल जिंगर जी और भी मित्र हैं। और इसके अलावा अगला जो सत्र है इसमें विशेष ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रस्तुत देने के लिए हमारे पास तेलंगाना से 44 विद्यार्थी और उनके शिक्षकगण पधार रहे हैं। कल ये पूरा मंच भर जाएंगे, बहुत बड़ी प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग किसी को मिस नहीं करना चाहिए, कल का दिन महत्वपूर्ण है। भले ही वो 15 मिनट का कार्यक्रम है, बहुत ही विषय के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा परिदृश्य इस मंच पे प्रस्तुत करने वाले हैं। तेलंगाना से कुल मिलाकर 52 लोग पधार रहे हैं। और उस कार्यक्रम के बाद यथावत जैसे हम लोग कल भी एक वो मतलब परिसंवाद का सत्र रखेंगे दोपहर का, और उसमें हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान प्राचीन से आधुनिक तक, भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन से आधुनिक तक, उस पर फिर परिसंवाद का सत्र होगा। और फिर जो है हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित आचार्य डॉक्टर के धरणीधरन जी की अध्यक्षता में भारतीय ज्ञान परंपरा मूल्यांकन और सिद्धांत पर एक सत्र होगा, जिसमें डॉक्टर चक्रधर बेहरा जी और डॉक्टर SN नारायण राजू जी अपने व्याख्यान देंगे। इस विषय के विशेष विद्वान हैं और इनके साथ कई और प्रपत्र भी उसमें प्रस्तुत करेंगे। सबके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, क्षमा याचना के साथ। और अगला जो सत्र होगा जिसकी अध्यक्षता हमारे आचार्य एवं अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य पवन अग्रवाल जी करेंगे, तो जिसका विषय है भारतीय साहित्य में ज्ञान परंपरा का परिदृश्य। तो उस सत्र में हमारे साथ विनय ठाकुर जी है जो प्रतिष्ठित पत्रकार है, और इन्होंने मतलब इतने पढ़ाकू है कि आपको आश्चर्य लगेगा। तो जितना आज AI पढ़ रहा है उससे ज़्यादा वे पढ़ रहे हैं।
तो उस पर वे काफ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और मेतकों को लेकर वे अपनी बात रखेंगे, तो उनको जरूर सुनना चाहिए हमें। कई सारे प्रपत्र प्रस्तुतियाँ वहाँ होंगी। और तीसरे दिन आचार्य शशिधरन जी, जो कि एमेरिटस प्रोफेसर है क्यूसाट में, कोचिन विश्वविद्यालय में, समग्र चिंतन विभिन्न भाषाओं में ज्ञान परंपरा का योगदान को लेकर वे प्रस्तुत करेंगे। जो विषय के अनुसार उनके सत्र में तेलुगु साहित्य में अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर वी जगन्नाथ रेड्डी और डॉक्टर ए राधिका जी हैं, और उसके साथ साथ और कई सारे प्रपत्र पेश किए जाएंगे जिसमें अलग अलग भाषाओं में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हुआ है उससे संबंधित विवेचन होगा। इसके बाद एक और तकनीकी सत्र है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण छठा सत्र है, जिसमें भारतीय साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्ञान के आयामों पर विवेचन होगा, जिसकी अध्यक्षता आचार्य दीपक प्रकाश त्यागी जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से अभी रास्ते में हैं, वे चेन्नई पहुंच चुके हैं, वहां से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, वे करेंगे। और उसमें वक्ता के रूप में हमारे आचार्य VR राल्टे जी और कई सारे और विद्वान हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और फिर अंतिम दिन जो परिसंवाद होगा उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और विज्ञान पर केंद्रित होगा, क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति को लेकर और प्रौद्योगिकी प्रगति को लेकर ही हम ये सारे परिसंवाद कर रहे हैं। इस दृष्टि से ये होगा। और इन परिसंवादों में निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लक्ष्य बनाए गए, उन लक्ष्यों को पाने की दिशा में हम कितना अग्रसर है, ऐसे विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के संस्थान उन लक्ष्यों को पाने की दिशा में क्या करना चाहिए, जिस लक्ष्य को, जिस नीति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहाँ तक हम तैयार हैं और कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ें, ये लक्ष्य हैं। तो आप सब महानुभाव जो देश के कोने कोने से पधारे हैं, आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सबके प्रति नतमस्तक हूँ। आपने बड़ी आत्मीयता पूर्वक, बड़े कष्ट उठाकर, मुझे पता है यहाँ तक पहुँचने में, जैसे हम अपने राल्ते जी का देखेंगे, 4 दिन पहले निकले तो उतनी दूर से पहाड़ियों में गुजरते हुए फिर दिल्ली पहुंचकर वहां से पांडिचेरी पहुंचना। पांडिचेरी पहुंचने के बाद हमने कोई बड़ी व्यवस्था नहीं की है उनके स्वागत का, उतना तकलीफ उठाकर भी इस ज्ञान परंपरा से संबंधित परिसंवाद को सफल बनाने के लिए उन्होंने आत्मीयतापूर्वक अपना जो है त्याग किया है। तो इसके लिए आप सबके प्रति मैं आभारी हूँ। उदाहरण एक दे रहा था, हर किसी ने कष्ट उठाया, तो मैं पुनः स्वागत करता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए सचिन जी का स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय आएँ, और माफ़ी चाहूँगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर अनुपम माथुर जी आएँ और अपना परिसंवाद पे कुछ वक्तव्य रखें। समादृत मंचस्थ विद्वज्जन, अतिथि वक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन और शोधार्थियों को मेरा करबद्ध नमन। और आप सभी का मैं निदेशालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस परिसंवाद में भाग लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पर देखकर। आपके चेहरे पे मुझे थोड़ा उत्साह भी नज़र आ रहा है, ख़ासतौर से नए बच्चों में, शोधार्थियों में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आज से त्रिदिवसीय राष्ट्रीय साहित्यिक परिसंवाद का आयोजन आरंभ हो रहा है। निदेशालय की द्वैमासिक पत्रिका भाषा की ओर से इस परिसंवाद का आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 बार हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जाता है। इन परिसंवाद कार्यक्रमों का उद्देश्य, ऐसे आयोजनों का उद्देश्य हिंदी एवं भारतीय भाषाओं से जुड़े समसामयिक मुद्दों और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों के सृजनात्मक साहित्य पर गंभीर विचार विमर्श करना है। ऐसे आयोजनों में हिंदी भाषा और हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के विद्वान आमंत्रित किए जाते हैं, जो विभिन्न सत्रों के दौरान खुले मंच पर विचार विमर्श करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। साथ ही श्रोताओं को भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए, आप जैसे शोधार्थियों को शामिल करने के लिए प्रत्येक सत्र के अंत में एक अल्पकालिक प्रश्नोत्तर सत्र का प्रावधान भी रहता है।
इससे मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी यहाँ पर जो भी विचार विमर्श होगा, जो भी वक्तागण आपके सामने अपने विचार रखेंगे, उससे संबंधित प्रश्न आप ज़रूर पूछें। उन प्रश्नों के उत्तर में आपको और भी अन्य तथ्य मिलेंगे जो आपके काम आ सकते हैं, आपकी पढ़ाई में, आपके शोध में काम आ सकते हैं। तो आज के परिसंवाद का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम के सभी पहलुओं पर अंतः विषयक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के माध्यम से प्रसारित करने का उद्देश्य एक ऐसी मानवतावादी पीढ़ी का विकास करना है जिसमें करुणा, सहानुभूति के साथ साहस और उत्साह हो, वैज्ञानिक चिंतन के साथ कल्पना शक्ति और रचनात्मकता हो, और सबसे ज़्यादा अनिवार्य नैतिक मूल्यों का समावेश हो, ताकि वे समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें। इन पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान का एकीकरण है जो न केवल तकनीकी रूप से बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी नवीनतम प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग पर बल देता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली विशेष रूप से भारतीय कला और संस्कृतियों, लोक परंपराओं, भाषा और प्राचीन ग्रंथों के प्रचार पर जोर देती है। इस नीति में विशेष रूप से भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया है और अभियांत्रिकी, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित लगभग सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषा का विकल्प रखा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्स वेदों से है जो प्रारंभ में वाचिक और बाद में शब्दों में लिखित रूप में संकलित हुआ। लोक भाषा के रूप में संस्कृत भाषा के समृद्ध वाङ्मय ने इस दायित्व को संभाला और बाद में भारतीय भाषाओं ने इसे धरोहर के रूप में आत्मसात किया। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, संगीत, शिल्प, कलाएं आदि संस्कृत भाषा में ही सबसे पहले प्राप्त होते हैं। महर्षि पाणिनि रचित विश्व का प्रथम व्याकरण, महर्षि चाणक्य का अर्थशास्त्र, आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, महर्षि यास्क का निरुक्त आदि ग्रंथ और बाद में बौद्ध और जैन विद्वानों के साहित्य से सिंचित भारतीय ज्ञान परंपरा का यह विशाल वटवृक्ष आधुनिक काल में भी नवव्यापी हो रहा है। पूरे भूमंडल की चर्चा वेदों, पुराणों के अलावा सबसे पहले रामायण, महाभारत और कालिदास के ग्रंथों में मिलती है। ब्रिटिश विचारक आर्थर शोपेनहावर का मानना है कि विश्व भर में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों जितना उपकारी और उदात्त हो। भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी लोक संस्कृतियाँ हैं और इनमें निहित ज्ञान परंपरा विभिन्न माध्यमों जैसे लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कथाएँ, लोक संगीत, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएँ, व्रत, त्योहार आदि से व्यक्त होती हैं। प्रत्येक प्रांत के खान पान की शैली भिन्न है जिसका कारण भौगोलिक भिन्नता और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है। तथापि प्रत्येक प्रांत में आहार के नियमों का निर्धारण कुछ वैज्ञानिक आधारों पर ही किया गया है। इसमें उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर भारत में एक त्यौहार है बैसौड़ा। ये शीतला अष्टमी भी इसको कहा जाता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। सर्दी का यहाँ से अंत हो रहा है, होली के बाद ये आता है। सर्दी का अंत और गर्मी की शुरुआत है, तो इस दिन बासी और ठंडे खाने का शीतला देवी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और उसके बाद में ठंडा और बासी खाना खाने का पूरी तरह से निषेध कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें इस त्यौहार के माध्यम से मौसम में स्वास्थ्य की सुरक्षा का संदेश भी दिया जाता है। ऋतु परिवर्तन के संधि काल में रोगजनित सूक्ष्म विषाणु और जीवाणु फैलने लगते हैं और खाने की वस्तु में संक्रमण की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य को समझकर समाज में उसके अनिवार्य पालन हेतु इस धार्मिक रीति रिवाज के रूप में इसे अपनाया गया। ऐसे त्योहारों और हमारी जीवन शैली के केंद्र में प्रकृति ही है। फसल के कटने और पकने से संबंधित प्रकृति से जुड़े भारत के कितने ही त्योहार हैं। बैसाखी, बिहू, ओणम, एरुवक पुन्नम, पोंगल, ऐसे ही कई पेड़ पौधे, तुलसी, बरगद, पीपल, केला, नारियल, सहजन, नीम, इन सबको भारतीय लोकाचार में इसीलिए धार्मिक महत्व से जोड़ा गया क्योंकि इन सब के औषधीय और पर्यावरणिक महत्ता है। लोक जीवन में आपको आज भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति दिखाई पड़ेगी जहां विभिन्न वनस्पतियों और जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर प्रयोग में लाते हैं।
खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड ज्ञान में से संबंधित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई अवधारणाएं प्रचलित हैं। विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों और लोक विश्वासों में मिलती है। इसीलिए मांगलिक कार्य के समय नवग्रह और नक्षत्र पूजन की क्रिया भारत में चिरकाल से चली आ रही है। इसी प्रकार हमारी पुरानी पीढ़ी सूर्य के प्रकाश से बनी परछाई से समय का अंदाज़ा लगा लिया करती थी, और इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता है, इसका सबसे भव्य उदाहरण है। वास्तव में भारतीय जनमानस में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा इतनी उटकट रही है कि किसी निश्चित परिपाटी का अनुसरण करने या बंद कमरों की प्रयोगशाला के स्थान पर खुले आकाश के नीचे अपने विज्ञान सम्मत अनुसंधानों को प्राथमिकता दी और प्राप्त हुए निष्कर्षों को आवश्यकता अनुरूप अपनी जीवन शैली का आधार बना लिया। ज्ञान हमारे यहाँ विषय वस्तु नहीं, यह साधना है। विज्ञान उपयोगितावादी नहीं, मुक्तिदायी भी है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने ऐसे अनुसंधानों को मानवीय जनजीवन के कल्याण हेतु निबद्ध किया। भारतीय संस्कृति के आदर्श फल चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की परिधि में समाहित एवं नियंत्रित होकर ही समस्त ज्ञान और विज्ञान भारतीय जन समाज द्वारा आत्मसात और जीवन में अनुपालित किया गया। जीवन के विविध अनुशासनों विषयों से संबंधित अनेक महान ग्रंथों की रचना हमारी भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल से होती रही है, जिनसे समस्त भारतीय समाज को दैनंदिन जीवन के साथ विविध विषयों से संबंधित अध्यात्म प्रेरित उपाय प्राप्त होते हैं। भारतीय भाषाओं में उपलब्ध सभी ग्रंथ और लोक व्यवहार में रचित कृतियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो ज्ञान की पावन गंगा के अबाध प्रवाह का अविनाशी उपादान है। मुझे विश्वास है कि इस परिसंवाद में भारतीय भाषाओं में निहित अकूत ज्ञान भंडार से न केवल हमारा परिचय होगा, अपितु विद्यमान विद्वानों के व्याख्यान और परस्पर विचार मंथन से शोधार्थियों सहित हम सभी लाभान्वित होंगे। इस पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय तरणीकुर्सी जी और आप सभी जो विद्वत्गण यहाँ बैठे हैं और आप सभी संबंधित जितने भी यहाँ के प्राचार्य, आचार्य, अधिकारी, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी वक्ताओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और इस परिसंवाद में भाग लेंगे, और आपके विचार विमर्श से, आपके व्याख्यान से, आपके चिंतन से हम मुखर रूप से लाभान्वित होंगे, प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस सब का मुझे विश्वास है। धन्यवाद। Good morning everyone who is assembled here. So first of all, I really feel regret I am not able to talk in Hindi. This is a Hindi symposium. Actually, our Vice Chancellor, Professor Prakash Babu, is supposed to attend this, but it is urgent. He went for official duty. That's why I am here, and he must be the opt person for this. Anyway, so let me do my duty. Respected Dean School of Humanities, Dr. G. Vasanthi, I think she will come, and the HOD, Dr. C. Jaishankar Babu, Head Department of Hindi, Pondicherry University. And we have Dr. Bhatta Priya, Professor, Department of Hindi, Pondicherry University. And Dr. Anupam Mathur, Assistant Director, Bhasha, Central Hindi Directorate, New Delhi. And Dr. Radhakrishnan, retired professor, Pondicherry University, who is going to give keynote address. And all the invited experts from all over India, and our faculty members, Dean, HODs, and we have a librarian, and faculties from other department, and my dear students, research scholars, good morning everyone. So you know that today we are having the National Literary Symposium, and we are having now inaugural ceremony. So if you say the theme of this literary symposium, the theme is Indian knowledge system and Indian languages.
So when you take the uh, Indian knowledge system, now you could see any knowledge to be established. First, we have to have a very good economy of the country. Any country should have a very good economy. Then only we can talk about civilization, all those things. So after our independence, we started to uh, worry about poverty, all those things. Now we have reached certain stage where our status is almost, it is talking about the GDP, all those things. But now it is high time to talk about our heritage, civilization, and Indian knowledge system, one among them. And that's why you could see there are many topics on Indian knowledge system. And you may, students, especially for Hindi student, they may be wondering what is the great thing they are talking about Indian knowledge system. Of course, Hindi students know about this, but the youngsters generally from other stream of subjects, really they are not able to distinguish the difference between whatever they are following, what is the Indian knowledge system, the so-called Indian knowledge system. I told, I think, in previous meetings also, I want to emphasize this, the important difference between the other knowledge system and the Indian knowledge system. We are following in the educational institutions, we are following the Greek philosophy, and then Greek way of Aristotle, Plato way of teaching. We are following this. We have to accept it. Maybe in Hindi you are taking the Hindi poetry, and definitely all languages you will have your own literature. But when it goes to other stream, so it is basically if I take the chemistry, that is my major. If I take, Professor Prakash Babu was telling, Professor Jaishankar Babu was telling, my stream is Rasayanic, so chemistry. So the Rasayanic way of thinking of by Indian and by the Westerners is totally different. What we are, studying in chemistry, it is just evolved in 1804 or 1805, and up till today, just the less than 150, 160 years, that's all we are studying in chemistry. And the same thing for physics or any basics. And you can say only the modern updates, only we are teaching there. And we are not talking about really what is the need of the humankind. What is the civilizational need of the humankind? How to become a civilized society, even if you talk about the Viksit Bharat, we are not discussing this. So this is the unfortunate part of the present day syllabus, all those things. But is it the complete subject? Whether if we study this only reason, but you can also ask why we are like this. The simple reason is we have to study only recent updates so that we will get a job. So everything is job-oriented knowledge, and that is the reason we teach this, so that student will get the job. And the placement, also we talk about placements, all those things. But if we take the Indian knowledge system, it is not so. We don't worry about mainly about job. We worry about the knowledge. If you have a knowledge, definitely you will get a job also.
a complete knowledge. So, to be precise, our objective of life and the Western education objective of education, our objective of education is totally different. That's why there is a mismatch. If the Western educational system, whatever we follow, is same thing like a Indian knowledge system, there is no need of talking about Indian knowledge system. But it is not so, it is not similar. The simple reason is our aim of education, initially Indian knowledge system, is basically the what is the purpose of life? What for we born here? What are the different things we have to do after we born here? That is our main purpose. All our, if you see, take this, and the ultimate purpose will be the reaching the mukti or reaching the God, all those things only. That is the ultimate purpose. So definitely whatever until we reach the God, then what are the different things we record here? Also there are some teaching, all those things, but that is not the ultimate one. That's where our Indian knowledge system and the whatever the Western knowledge system we are following is differs. Of course, we need a job and we have to survive with the modern education system. There is no doubt about this. But the thing is, we should not forget our Indian knowledge system also. We should be able to integrate whether the same knowledge exists in Indian knowledge system also. How we can integrate. That is the main purpose of the Indian knowledge system. And the language is playing a major role here. If you take the Indian languages, rich in tradition, rich in the knowledge. So I cannot say, this language is superior, this language is inferior like this. Everything, enriched. Not only here, you will see even the Greeks, whatever we study, Greeks and the Indians, they had a trade between even BC, 3 BC, 4 BC. So when these type of trade links were there, you cannot say knowledge is only evolved here, knowledge is only originated here. So we are the best among knowledge, we are the best among civilization. No, it is humankind. It is the humankind, and we have to think ourselves. We should proud about all those things also. Same thing, it is applicable to the Indian knowledge system also. The Western system, Western education system, they emphasized, they distinguished, and to say that Indian knowledge system is not good, the reason is because of the survival. They had to survive here. That's why they put, your medicinal system is not good and ours is the best. Otherwise they cannot survive. And interestingly, I don't know how many of you will agree with me, the reason they brought even the religion and then the language, everything they brought into the Indian people, they thought that they are going to rule this India for many years. So once they introduced their language, their culture, their religion, they thought that India will become like Europe, and so that we will rule India like the way they ruled UK. That's the real intention of this. But of course, nature will not allow this. Our Indian knowledge system is really a high tradition. You cannot match. Now you could see the everyone is, they are looking forward to India, what India is doing on this, what India
did research on this, what India is saying about this. So everyone is looking at this. And at this stage, so we have to, I at this stage, I don't want to see, we have to leave the whatever we study the Western knowledge system and go and Indian knowledge. We should not go into that stage, then it will be very difficult for us, that there will be a de-link of this. So what we have to do is, we have to take forward everything. Now because of the internet, the global knowledge, everything is shrink into the small chip. So we have to read, compare, and this is a very difficult period for the students also. Earlier only one system, one language, it is easy to survive. Now different languages, different religions, every way of life, everything is in front. So you have to choose, amalgamate, and identify yourself. It is very difficult for the youngsters. But at this stage, we have to tell all those, whatever the best things we have in Indian knowledge system. And of course, they have to also read. Another important point I would like to emphasize here is, the Western knowledge, whatever we study, even though they discuss about the Atma, soul, the manas, all those things, but the present day knowledge is about questioning everything, and then evidence based research. So if you don't have evidence, that means it doesn't exist. That is the way of knowledge nowadays we are going towards. We have to accept it. But it was not there when Indian knowledge system was followed. So whatever the great saints or the even kings they say, we accept it as a true, and we follow this. Correct? When even Ganapati March, is going on, and how we celebrate different religious faith, we don't question it. So this is the way our ancestor celebrated. We are celebrating it. But nowadays the knowledge is not like this. So we have to prove. We have to give the evidence for the everything, whatever Indian knowledge system we have. That is the difficult part for us to prove. For example, our treatment, both for the sthula body as well as the sushma body, if you take the treatment medical system for us. But you cannot prove what is sushma body. But our Ayurveda is treating for both. So this is the difficult for us to prove. That is where our all our drugs, it is validation is the difficult path for us to go into the international market. So these are the different difficulties to establish our Indian knowledge system. Of course, there are many ways to prove it, and our India is now, every field now it is being seriously taken. Our Indian knowledge, central government also started the Indian knowledge system. Separate funding is coming out now. So this is a good occasion for the students also to think on those lines. So if it is truth, so the truth, you cannot hide. So whatever the way they require, even the international market, international people, we have to prove, we have to give the evidence for the truth. So we should not shy away that, no, this is correct. If you accept, okay. If you don't accept also, I don't care. That should not be the way of research approach. So the Western approach of giving evidence in the research journals
evidence-based research. So we should also bring into our Indian knowledge system and produce the enough evidence for this, and prove that ours is also really on par with or better than the other knowledge systems. So NEP gives a lot of scope for this, and the special emphasis they are giving the languages in the region is really for the next generation. They will really come up with their rich tradition of their original language, and it is going to be really very useful for the next generation. They will definitely dig and then find out the Indian knowledge system. They will take the next round. We have to accept now whatever we have followed, so far the Western knowledge system. We have completely, we did not write any books in our local languages, and all our language tradition, everything, buried. So it is our duty now to write whatever our culture. So it is not that only English is we have to speak, only Western knowledge system best. That mindset is is not correct. Even the political system also, we have a democracy, communism, all those things. Same thing in civilization, and then heritage, tradition, everything should exist. We have to record it also. So that is the biggest task for all the teachers. They have to bring their knowledge into the local languages, and teach the youngsters at the schools in the local languages. So it is going to be very tough task for but we have to take it and take the advantage of NEP to prove this. So with this, I thank the Central Hindi Directorate, Ministry of Education, Government of India, New Delhi, for supporting us, and Department of Hindi, Pondicherry University, for conducting this National Literacy Symposium, and also taking IKS and Indian languages as a theme. That is the really very important theme. We have to think on those lines and bring more books and then research articles on this. Dr. Sejang Babu is already doing it wonderfully, and because of this, most of you must be knowing, he got the President Award, National Award for the Best Teacher Award for this. I thank Dr. Anupam Mathur, all the way she came from Delhi and supporting us, and all the invited experts who come from other parts of the country. So this is really, you are visiting our university and interacting with our students. It is really very useful, because you must be knowing that the bringing student for Hindi is nowadays one of the Herculean task. So your visit to our university will definitely motivate the students and their friends to enjoy their presence here, so that they are our ambassadors. They will go to Pondicherry University, their Hindi department, they conduct many programs like this. So this is the way we want to do this, and on this point, I would like to thank all the invited experts, and of course the department for organizing this wonderful National Literary Symposium. Thank you everyone. Thank you. धन्यवाद सर। आपने विशेष तौर पे भारतीय ज्ञान पद्धति और पश्चिमी ज्ञान पद्धति में अंतर पे जो अपना ज्ञान हम लोगों के बीच बांटा, उसके लिए हम लोग सभी अनुग्रहित हैं। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर एस पदप्रिया मैम आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। उद्घाटन सत्र के सफल आयोजन के बाद मेरा कर्तव्य है कि इसकी सफलता के पीछे और इस सफलता की आकांक्षा को साथ लिए सर्वप्रथम
मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से डॉक्टर अनुपम माथुर जी और उनके साथ पधारे विक्रांत हुडा जी, आपके सहयोग से हम पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाए। हृदय से पुनः आभार। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य तरणीकरसु जी निरंतर सहयोग देते रहे, समर्थन देते रहे हैं आज तक, और पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं निदेशक जी की ओर से आसेतु हिमाचल भारत के हर कोने से पधारे विद्वद्गण का हम स्वागत एवं हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मानविकी संकाय के अन्य विभागों से पधारे आचार्यगण, आचार्य बीनू जकरिया जी अंग्रेजी विभाग से, दर्शन विभाग से पधारी डॉक्टर इंदिरा जी, संस्कृत विभाग के आचार्य चक्रधर बेहरा जी, आचार्य कृष्णन जी, हमारे पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार जी, एवं इस सभी आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन, EMRC और इस कार्यक्रम के जो हकदार हैं, जो अधिकारी हैं और जो बुनियाद हैं, विद्यार्थी एवं शोधार्थी, इनके सहयोग के बिना ये आयोजन संभव नहीं था। और इस परियोजना या इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर और इतनी जल्दी और इतने कम समय में आयोजित करने के लिए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आचार्य C जयशंकर बाबू जी को आभार प्रकट करते हुए मैं आप सभी को हमारे विश्वविद्यालय एवं विभाग की ओर से एक छोटे से जलपान के लिए स्वागत करती हूँ।